हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। पीएनएसटी बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पीएनएसटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कह दें कि स्कोरिंग चैप्टर ये कहलाएगा, है ना। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या जिसको कह देंगे अपन मानव जनन। मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत से टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कह दोगे नर जनन तंत्र। पहला क्या है? नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है मादा जनन तंत्र, या कह देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है हमारा युग्मक जनन, या जिसको कह देंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अगला जो टॉपिक होगा हमारा युग्मक जनन के बाद वो है आर्तव चक्र, जो कि मादा प्राइमेट्स का एक लक्षण है। आर्तव चक्र। आर्तव चक्र के बाद हम पढ़ेंगे निषेचन एवं अंतररोपण को। क्या यहाँ क्लियर दिख पा रहा है? निषेचन तथा अंतररोपण, या क्या कह दोगे इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। जब फर्टिलाइजेशन तथा इम्प्लांटेशन हो जाता है तो सगर्भिता होती है। सगर्भिता एवं सगर्भिता के बाद क्या होगा? प्रसव, या कह दे सगर्भिता के बाद क्या होगा? भ्रूणीय परिवर्धन होगा, है ना। तो इसके बाद अपन पढ़ लेंगे भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन, भ्रूण का विकास। जब भ्रूण का विकास हो जाएगा, वो पूरा एक शिशु बन जाएगा, तब उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होता है प्रसव। क्या होता है उसके बाद? प्रसव। और प्रसव के बाद होगा दुग्ध स्त्रावण। ठीक, तो चलिए पहला जो टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र, जिसमें हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जिससे कि अपन देखेंगे कि यहाँ से किसका मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बनाता है। इस पर मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें मादा जनन तंत्र से किसका निर्माण होगा? ओवम का। पूरा एक तंत्र है ये, है ना। फिर पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन में ये जो ओवम का निर्माण हुआ है और स्पर्म का निर्माण हुआ है, तो ये दोनों क्या है? ये है युग्मक। तो युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाएगी अपनी गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। फिर आ जाता है आर्तव चक्र, जो कि मादा प्राइमेट्स का ही लक्षण है ना। किनमें पाया जाता है? मादा प्राइमेट्स में पाया जाता है। 28 दिन का ये क्या होता है? एक चक्र होता है, 28 से 29 दिन का। फिर युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक कौन कौन से? स्पर्म का निर्माण हुआ है और ओवम का निर्माण हुआ है। तो इन दोनों में क्या होता है? निषेचन। जब निषेचन हो जाएगा दोनों में, तो किसका निर्माण होगा? इनके देखो, इन दोनों में निषेचन हुआ तो यहाँ से निर्माण होगा किसका? जायगोट का। तो जायगोट आगे एम्ब्रियो बनेगा और ये जाके एंडोमेट्रियम में अंतररोपित या इम्प्लांट हो जाएगा।
जब ये एंडोमेट्रियम में अंतर्रोपित या इम्प्लांट हो जाता है, मतलब अपने गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, सगर्भिता स्टार्ट होती है। सगर्भिता के बाद भ्रूण में परिवर्धन होता है और परिवर्धन के बाद जबकि एक पूरा शिशु बन जाएगा 9.5 मंथ के बाद, तब प्रसव की प्रक्रिया होगी जिससे कि शिशु का जन्म हो जाएगा। और जन्म के बाद की प्रक्रिया कौन सी होती है? दुग्ध स्त्रावण, जिससे कि उस शिशु को पोषण मिलेगा। तो चलिए आज के अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है नर जनन तंत्र। ठीक, नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र या क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो नर जनन तंत्र है उसमें टोटल कितने भाग आ जाते हैं? 4। पहला है वृषण या कह दोगे टेस्टिस। दूसरा है सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, एक्सेसरी डक्ट। तीसरी है सहायक ग्रंथियां आएंगी, कुछ सहायक ग्रंथियां। क्लियर दिख रहा है सहायक ग्रंथि की जगह में? उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन सुन तो लिए कि सहायक ग्रंथि है ना, सहायक ग्रंथि। और आ जाता है बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेरिया। देखिए, जो वृषण है वो मनुष्य का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब कि प्राथमिक जनन अंग है। नर का क्या है? ये नर का, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो ये वृषण क्या हो जाएगा? नर का प्राथमिक जनन अंग या कह दोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसका काम है क्या करना? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का निर्माण करना, पहला काम। दूसरा काम इसका ये है कि नर हार्मोन स्रावित करना। नर हार्मोन क्या? टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन का स्रावण यहीं से होगा। ठीक, अगली है अपनी क्या? अगली है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं में पहली आ जाती है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। दूसरी आ जाती है वासा इफ्रेंसिया। तीसरी है एपिडिडाइमिस। और चौथी याद करना है आपको, वास डिफरेंस। क्या है? रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इनका काम होता है ट्रांसप्लांट करने का। काय का काम होता है?
इनका काम होता है जो स्पर्म है उसको पेनिस मतलब कि बाह्य जननेंद्रिय तक पहुंचाने का, मतलब स्थानांतरण का काम कर रहे हैं ये। और दूसरा काम होता है जो एपिडिडाइमिस है, वो क्या करती है, स्पर्म का संग्रहण करती है। तो सहायक नलिकाओं का काम होता है स्पर्म का स्थानांतरण करना या लेके जाना, कहाँ तक, स्पर्म को बाह्य जननेंद्रिय तक ले जाना, स्थानांतरण करना स्पर्म का। दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका, संग्रहण करना, संग्रहण करने का काम भी ये करती है। अगली हो जाती है अपनी सहायक ग्रंथियां। जो सहायक ग्रंथि होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल कितनी है, 3। ठीक, सबसे पहली है सेमिनल वेसिकल। कौन सी है, सेमिनल वेसिकल। दूसरी हो जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि और अगली हो जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या हो जाती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। जो सेमिनल वेसिकल है वो संख्या में होती है कितनी, 2। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो होती है 1। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है ये कितनी होती है, 2। हमने क्या बताया, सेमिनल वेसिकल 2 है, मतलब कि कह दोगे एक जोड़ी। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक सिंगल होती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी, ग्रंथि भी कैसी होती है, जोड़े में होती है, मतलब कि 2 होती है। बाह्य जननेंद्रिय जो है वो इसमें आ जाता है सिस्न, मतलब कि पेनिस वाला भाग आ जाता है। ठीक, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी रखें और पेन रखें। जो यहाँ लिखा जा रहा है आप उसको नोट करते जाएं तो आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा और साथ में आपको चीजें याद भी होते रहेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पीएनएसटी का बचा नहीं है। मई की एंडिंग कह लो या जून की स्टार्टिंग में ही अपना पीएनएसटी का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक, तो तब तक अपन को अच्छी से अच्छी तैयारी करना है, इसलिए ये सारी चीजों को नोट करते रहे और साथ में याद भी करते रहे। अब इसी चीज को हम आपको किसकी सहायता से समझा देते हैं, डायग्राम की सहायता से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के। ठीक, ये जो है वो एक मेल की एब्डोमिनल कैविटी है। कौन सी कैविटी है ये, एब्डोमिनल कैविटी। ज्यादा ही बड़ा डायग्राम हो गया क्या, थोड़ा छोटा करते हैं। ये है मेल की क्या, एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी, डोमिनल, या कह दो उदर गुहा, उदर गुहा है। जो नर में नर की अपन बात कर ले तो इसमें जो नर जनन तंत्र है वो पूरा सिस्टम की बात करें कि कहाँ स्थित होता है, तो पैल्विक रीजन मतलब श्रोणी भाग में ही दिया है एनसीईआरटी में, है ना, श्रोणी भाग में होता है। और जो वृषण है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी है, इस कैविटी के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको कह देते हैं स्क्रोटम। क्या कह देते हैं, स्क्रोटम, या कह दोगे वृषणकोश। इन वृषणकोश के अंदर ही अंडाकार संरचनाएं उपस्थित होती है। ये जिन अंडाकार संरचना को अपन वृषण या टेस्टिस कह देते हैं, क्या है ये, वृषण या टेस्टिस है, ये कह दिए, जो कि
नर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब देखिए, यदि आपको इस डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ समझ सकते हैं। ये राम श्याम जो भी कह दो इसको, जो नाम देना चाहो अपने पसंद का दे सकते हो, वो है। अब इसकी ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गई। इस तरीके से बनाते हैं। तो इसकी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर यहाँ पर दो अंडाकार संरचनाएं उपस्थित होती हैं। मतलब कि क्या उपस्थित होता है, उदर गुहा से बाहर क्या उपस्थित होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, टेस्टिस। तो मेल में जो टेस्टिस है वो कहाँ है, उदर गुहा के बाहर है। उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस या वृषण कह दोगे। कारण क्या है कि ये उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, स्थित होते हैं। क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर स्पर्म का निर्माण होता है। इसलिए ये कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कितने टेम्परेचर में होगा, इससे 2 से 2.5 कम कर दो तो 34.5 से कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतने में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, ये हो गया। कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ओके, अब अपन वृषण की चौड़ाई की बात करें तो वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और लंबाई की बात करें तो वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। 3 4 2 3 4 5 से याद हो जाएगा, है ना। कैसी संरचना, कैसा आकार होता है, तो ये होते हैं अंडाकार। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं ये वाली बात। जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस या वृषण है। इस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से लोब्यूल्स उपस्थित होते हैं, जिनको कह देंगे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कह देंगे इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, क्या हो जाते हैं ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाते हैं। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो एक वृषण के अंदर 250 मतलब कि 250 होते हैं। एक वृषण में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250। तो 250 इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल है और 250 इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर
1 से 3 की संख्या में, 1 से 3 की संख्या में, किसी में 1 भी हो सकती है, किसी में 3 भी हो सकती हैं, किसी में 2 भी हो सकती हैं। तो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस नलिकाएं मतलब शुक्र जन नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी बोले हमने? सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है। कितनी संख्या में? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं, इन्हीं के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, किसके अंदर होता है? इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर किसका उत्पादन हो गया? स्पर्म का। अब यहाँ से जब स्पर्म बाहर निकलेंगे तो वो टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आएंगे। इस तरीके से कह दो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहां से बाहर आएंगे ये। यहां से बाहर आके ये एकत्रित हो जाएंगे नलिकाओं में, है ना। तो ये जो बनाए हैं हमने, ये है रेटिटेस्टिस। क्या है ये? ये है, ग्रीन कलर के पेन से लिख रहे हैं सारी नलिकाओं का नाम। पहली नलिका क्या बोले थे हमने? बोले थे रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस हो गया। जो रेटिटेस्टिस है वो आगे एक और नलिका में खुल जाएगी, जिसको कह दोगे सेकंड नंबर की वासा इफ्रेंसिया। क्या थी ये? वासा इफ्रेंसिया। क्लियर हो गया? रेटिटेस्टिस पहली, दूसरी वासा इफ्रेंसिया। जो वासा इफ्रेंसिया है वो आगे जाके एपिडिडाइमिस में खुलती है। तो यहां से एक संरचना आ जाएगी ये वाली। ये किसकी है? एपिडिडाइमिस की। क्या है ये? ये है एपिडिडाइमिस। तो अपने जो तीसरे नंबर की कह दें अपन, वो क्या है? सहायक नलिका। ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस थर्ड नंबर की। ठीक, अब देखिए होगा क्या। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं। बहुत हौच पौच हो गया, तो हमने इस सेमिनिफेरस नलिका को थोड़ा यहाँ ना लिख के इधर पर लिख देते हैं। क्या होती है इसके अंदर? ये सेमिनिफेरस नलिका। देखिए अभी हमने क्या बताया, 1 से 3 की संख्या में हमने बोले कि उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं क्या? वृषण। ठीक, जो वृषण हैं उनकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। ये अंडाकार होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर 250 की संख्या में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको सेमिनिफेरस नलिका कहते हैं। ये सेमिनिफेरस नलिका 1 से 3 की संख्या में होती है। ठीक, जो सेमिनिफेरस नलिका है, इन्हीं के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये नलिकाएं स्पर्म का निर्माण करेंगी। अब यहाँ सेमिनिफेरस नलिका से निकल के स्पर्म जो है वो जाएंगे रेटिटेस्टिस में। पहली क्या थी? रेटिटेस्टिस। तो कहाँ चले जाएंगे? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से चले जाएंगे ये स्पर्म कहाँ? वासा इफ्रेंसिया में। और वासा इफ्रेंसिया से फिर कहाँ जाएंगे? ये एपिडिडाइमिस में। तो तीसरे नंबर की क्या हो गई? एपिडिडाइमिस। ठीक, एपिडिडाइमिस जो होती है उसके बहुत सारे काम हैं। जैसे
एपिडिडाइमिस जो होती है वो स्पर्म का संग्रहण करती है। स्पर्म का क्या करती है, ये संग्रहण करती है। दूसरा है कि भाई पोषण भी देगी, पोषण देती है ना। और स्खलन ना होने पर स्पर्म की मृत्यु भी यही होगी। मृत्यु कहाँ हो जाएगी, एपिडिडाइमिस में ही हो जाएगी। ठीक, यहाँ से जब स्पर्म निकलेंगे तो पेनिस तक यदि नहीं पहुंच पाए तो यही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जो लास्ट सबसे 4th नंबर की सहायक नलिका है वो पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले अपन को यूरिनरी ब्लेडर बनाना पड़ेगा, मतलब कि मूत्राशय को बनाना पड़ेगा। यहां बना दिया हमने ये मूत्राशय। ये मूत्र वाहिनी है। यूरेटर कह दोगे इसको, वो है ये। ठीक, और ये यूरिनरी ब्लेडर है या मूत्राशय। अब देखिए यहां से समझाते हैं। यहां पर होगी ये एपिडिडाइमिस, ये 4 से 5 सेंटीमीटर को अब मिटा दें, मिटाना ही पड़ेगा हमको, तभी हम समझ पाएंगे आगे। यहां से इस तरीके से एपिडिडाइमिस है। क्या है यहाँ पर, ये एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक नलिका निकलेगी जिसको कह देते हैं अपन क्या, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस निकली और ये मूत्र वाहिनी के पीछे से जाके सामने से बाहर आएगी, ऐसे लूप बनाते हुए। क्या किया है इनने, ये क्या है, वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस पीछे से गई ऐसे और यहाँ सामने से ऐसे आ गई, और ये समझो कि ये यूरेटर है। ये वास डिफरेंस पीछे से गई ऐसे और सामने से ऐसे आ गई। ठीक, तो जो वास डिफरेंस होती है, क्या है ये, 4th नंबर की वास डिफरेंस। इधर भी बना दे इसी को। पीछे से जाके सामने से निकलेगी। क्या है ये है अपनी 4th नंबर की नली, जिसको कह दिया हमने वास डिफरेंस। वास डिफरेंस है। ठीक, तो देखो स्पर्म सेमिनल वेसिकल से निकलेगा तो पहले जाएगा रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वासेफ्रेंसिया, वासेफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस स्पर्म का संग्रहण करती है, उसको पोषण देती है, और पोषण देगी तो गतिशीलता भी कहाँ से होगी, यहीं से होगी। गतिशीलता भी कहाँ से होती है, एपिडिडाइमिस से होती है स्पर्म में, है ना। और स्खलन ना होने पर उसकी मृत्यु भी एपिडिडाइमिस में ही हो जाएगी। एपिडिडाइमिस से जब स्पर्म निकलेंगे, जब एजैकुलेशन होगा, स्खलन होगा तो ही निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो वास डिफरेंस से होते हुए कौन से भाग में पहुंच जाते हैं, वास डिफरेंस से होते हुए पहुंच जाएंगे कहां पर, मूत्र मार्ग। मतलब मूत्र मार्ग और जहां पर से स्पर्म निकलता है वो एक ही भाग है। तो एक मिनट रुकिएगा, ये एजिकुलेटरी डक्ट में पहुंच जाते हैं, स्खलन वाहिनी में पहुंच जाते हैं। ठीक, अब देखो यहां जाके क्या होगा, जब ये चारों क्या हो गई अपनी सहायक
नलिकाएं होंगी। अब नलिकाओं के बाद यहाँ पर क्या आ जाती है, ग्रंथियां। तो ये स्वागत नहीं करोगे हमारा स्वैग से, ये होगा यहाँ पर स्वागत करेंगी ये ग्लैंड, सुंदर सुंदर ग्लैंड, किसका, इन स्पर्म का। देखिए क्या होगा, ये स्पर्म ऐसे हैं जैसे कि बाराती मस्त तैयार होके जा रहे हैं, है ना। कहाँ पहुंचे, ये एपिडिडाइमिस तक पहुंच गए थे। एपिडिडाइमिस में बढ़िया मस्त इनने खाना वाना खाया, मतलब इसको पोषण मिला, इनको गतिशीलता मिली, संग्रहित रहे ये कुछ टाइम तक। उसके बाद ये वास डिफरेंस होते हुए कहाँ पहुंच गए, स्खलन वाहिनी में, एजेकुलेटरी डक्ट में पहुंच जाएंगे। जब ये इस डक्ट वाली जगह में जाएंगे, ऐसा बना दें, यहां पहुंचेंगे इस तरीके से डक्ट में। तो इधर वाला जो भाग है, बाराती लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं, बारात लेके दुल्हन के घर, तो वो दुल्हन वाला भाग है ना। तो इस पर में यहां से आए तो उनको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, फ्रक्टोज। क्या दिया जाता है, फ्रक्टोज। इस तरीके से स्माइल करेंगे। देखो बहुत जब हम गए बारात लेके तो वो लोग हमको शरबत पिलाते हैं या कोई जूस पिलाएंगे फलों का। फलों की जो शर्करा होती है उसको क्या कह देते हैं अपन, उसको कह देते हैं फ्रक्टोज। फलों की शर्करा क्या है, फ्रक्टोज है। तो उनका स्वागत करने के लिए वो बढ़िया मस्त स्माइल करेंगे और स्माइल करके हाथ में क्या लेके आएंगे, फ्रक्टोज। ठीक, तो ये जो ग्लैंड है, पहली ग्रंथि, वो क्या याद कर लोगे, सेमिनल वेसिकल। क्या याद किए हमने, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल को स्माइल से याद करना, सेमिनल को स्माइल से याद करना, स्माइल, और क्या दे रहे हैं, फ्रक्टोज। तो ये कर रही है स्माइल और बढ़िया मस्त स्पर्म को क्या दे रही, स्पर्म मतलब बाराती समझो, फॉर एग्जाम्पल, उनको क्या खिला रही है, ये फ्रक्टोज। तो सेमिनल वेसिकल की संख्या कितनी है, 2, 1 और ये 2 मतलब जोड़े में होती है। ये क्या देती है, ये स्पर्म को फ्रक्टोज, स्पर्म को फ्रक्टोज देती है। ठीक, अब देखिए यहीं पर एक बर्गर के जैसी संरचना की कोर ग्लैंड होती है। इसको नीचे लेके आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट को। यहीं पर एक बर्गर के जैसी संरचना की कोर ग्रंथि होती है, ऐसे। समझ गए, ये जो सेमिनल वेसिकल है वो इसके अंदर ऐसे है, अंदर है ना। ठीक, लाइक ऐसे समझो, ये है, ये वाली जो नली है वो है इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी है ये, और ये जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ऐसे, ठीक। अब हम यहीं से 2 नली को ऐसे जोड़ दे तो वो हो जाएगी अपनी सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो ये वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये, प्रोस्टेट ग्रंथि। कितनी है ये, सिर्फ एक ही है। प्रोस्टेट ग्रंथि आयंस देती है, क्या देती है, स्पर्म को, स्पर्म को देती है आयन, जैसे कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन,
ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि का काम है स्पर्म को कैल्शियम आयन तथा फास्फेट आयंस ये देती है। साथ ही जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो स्पर्म को रंग तथा गंध प्रदान करती है। मतलब कलर और उसकी स्मेल किसके कारण होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण। अब देखो जब बाराती आए हैं उनको अपन ने फ्रक्टोज दे दिए, उनको प्रोस्टेट ग्रंथि से कैल्शियम आयन दे दिए, फास्फेट आयन दे दिए, उनको एक कलर मतलब ये आयंस गंध के लिए परफ्यूम छिड़कते हैं तो परफ्यूम दे दिए, कलर भी आ गया उनका, है ना। फिर अब क्या करेंगे अपन कि भाई वहां पर बल्ब तो जलेंगे जब वहां वो पहुंचे हैं तो यहाँ पर बल्ब के जैसी ग्रंथि होती है ऐसे, जिसको कह देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कितनी होंगी? दो हैं। तो ये कैसे होती है? जोड़े में। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होती है वो लुब्रिकेशन में सहायक होती है। काय में सहायक होती है? लुब्रिकेशन में सहायक होती है। तो लुब्रिकेशन के लिए ये म्यूकस का स्त्रावण करती है, म्यूकस का स्त्रावण करती है। म्यूकस का क्या करती है? ये स्त्रावण करती है। लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक के लिए ये काय का स्त्रावण करती है? म्यूकस का स्त्रावण करती है। मतलब कि पेनिस को चिकना बनाने के लिए काय का स्त्रावण करेगी? ये म्यूकस का स्त्रावण करेगी। क्लियर हो गया इतना? क्या क्या देख लिया अपन ने? जो नर है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? वृषण, है ना। वृषण के बाद अपन ने सहायक नलिकाएं देख ली। सहायक नलिका का काम है कि वृषण से स्पर्म को कहाँ तक लेके जाएंगी? बाह्य जननेंद्रिय मतलब पेनिस तक लेके जाएंगे। साथ में एक तो लेके जाना मतलब स्थानांतरण कर रही है ये, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही है, ये काम है। दूसरा काम अपने देखिए कि एपिडिडाइमिस तो संग्रहण भी करती है, तो इनका संग्रहण करने का काम भी है। एपिडिडाइमिस के तो कई काम देख लिए, स्पर्म का संग्रहण करना, पोषण देना, गतिशीलता प्रदान करना, स्खलन ना हो, यदि स्खलन नहीं हुआ तो जो स्पर्म है उनकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी? एपिडिडाइमिस में हो जाएगी। अब जब वो कहाँ पहुंचे? ये वाली नली में पहुंचे। इसको देखो यहाँ से मूत्राशय नलिका और जो स्खलन वाली नलिका है मतलब एजिकुलेटरी डक्ट है वो दोनों एक ही है, ठीक, एक ही होती है मेल्स में, जबकि फीमेल में अपन देखेंगे कि अलग अलग होती है ना। दोनों में क्या है? ये एक ही जगह है। अब होता क्या है कि यहाँ पर से स्पर्म आए, स्पर्म किससे होते हुए आए? बास डिफरेंस से होते हुए आए, शुक्राणु बास डिफरेंस से होते हुए आए। यहाँ जैसे ही वो आएंगे तो स्माइल करते हुए सेमिनल वेसिकल उनको फ्रक्टोज दे देगी, तो उनको फ्रक्टोज मिल गए, मतलब अब उनको पोषण मिलेगा इससे। प्रोस्टेट ग्रंथि ने कुछ आयंस दे दिए जैसे कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, साथ में उसको रंग और गंध भी दे दिया, समझो परफ्यूम छिड़क दिया, गंध, है ना। और जब स्खलन की प्रक्रिया होगी तो क्या होता है कि जो पेनिस है उसमें लिब्रिकेशन के लिए कौन सहायक होगी? ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि एक म्यूकस का स्त्रावण करेगी जिसके कारण वो स्नेहक का काम कर देगा, ठीक। और ये वाला जो भाग है वो कहला जाता है फिर अपना आगे, ये क्या है? पेनिस। और ये कहलाएगी यूरेथ्रा, कह दो इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया?
इधर का नहीं दिख रहा है, अभी क्लियर है। अब हम देखते हैं बाह्य जननेंद्रिय को। बाह्य जननेंद्रिय क्या है? ये पेनिस, ये वाला हिस्सा कहलाएगा बाह्य जननेंद्रिय। ठीक, तो देखिएगा, जो बाह्य जननेंद्रिय है, इसको ये जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब ये कह दो कि सॉफ्ट स्किन होती है इसकी, है ना। कैसा होगा? यहाँ से सॉफ्ट स्किन होगी। ठीक, आगे की तरफ ये जो स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, ये आगे की तरफ खुली हुई रहती है, इस तरीके से खुली होगी। तो यहाँ पर इस स्किन को कह देते हैं फोर स्किन। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना। ये ओपन है, ये वाली स्किन को कह देते हैं क्या? फोर स्किन। फोर स्किन कह देते हैं क्योंकि सामने आके खुली हुई रहती है। ये वाला जो भाग है वो कहला जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। और यदि अपन इसकी एक काट देखें, है ना, ये वाला जो भाग है ये कहलाता जाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस या सुस्निमुंड कह दोगे। ठीक, यदि हम इसकी एक काट देखें तो इसकी संरचना अपन को दिखेगी कुछ ऐसी, जिसमें यहाँ बड़े बड़े ऊतक हैं। इनको कॉर्पोरा कैवर्नोसा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और यहाँ भी एक टिश्यू से बना हुआ होता है, ये स्पॉन्जियोसम टिश्यू है। कैसे है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। स्पंज का मतलब समझते हैं आप, है ना। स्पंज जैसे ब्यूटी ब्लेंडर, उसको तुम पानी में डुबा दो तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है ना। वैसे ही स्पॉन्जियोसम, यदि इनमें ब्लड भर जाएगा तो ये स्पॉन्जियोसम क्या होते हैं? फूल जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये ओपनिंग है किसकी? यूरेथ्रा की। ठीक, तो ये विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि उत्घर्षण या इरेक्शन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। किस में पाए जाते हैं? पेनिस में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? ये हो गई अपनी क्या? बाह्य जननेंद्रिय। इसको इतना हम रीड कर ले। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और पार्ट रह गया है अपना, वो है ये सेमिनिफेरस नलिका की गांठ, है ना। और सेमिनिफेरस नलिका की गांठ को भी अपन को पढ़ना है, लेकिन इस डायग्राम को हमको मिटाना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, मतलब उसको समझाने के लिए। तो इसलिए पहले हम एनसीईआरटी रीड कर देते हैं, ताकि रीड करते हुए तुमको ये डायग्राम भी दिख सके, उसके बाद पढ़ाएंगे उसको। ठीक, देखिएगा, साथ में पेन कॉपी लेके बैठे और साथ में एनसीईआरटी की बुक भी खोल के रखें। क्या है? पुरुष जननतंत्र। पुरुष जननतंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय, ये चारों भाग पढ़े अपन ने, ये चारों शामिल है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली या थानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के टेम्परेचर, मतलब शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है। ये शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। शुक्राणु जनन मतलब हमने बताया थी स्पर्म निर्माण के लिए जरूरत है, उसके निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाती है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होते हैं, जिनकी लंबाई देखी थी अपन ने 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। वृषण जो होता है वो सघन आवरण से ढका होता है। अब क्या है, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। कक्ष का मतलब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एक वृषण में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं।
जिन्हें वृषण पालिका मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। फिर क्या है, प्रत्येक वृषण पाली के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है। तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें 1 से 3 की संख्या में क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिनसे शुक्राणु पैदा होते हैं। इन्हीं में शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, बताया हमने सेमिनिफेरस नलिका में। ये सेमिनिफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका और एक और होती है अपनी नर जर्म सेल, है ना। ये होती है नर जर्म सेल और शुक्राणु कोशिका, इनको अभी अपन समझेंगे, है ना। प्रत्येक शुक्राणुजन नलिका भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें नर जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करती हैं, शुक्राणु का, जबकि सर्टोली कोशिकाएं नर जर्म कोशिकाओं को पोषण देती है। ये पढ़ाएंगे अभी हम। आगे क्या है, शुक्र जनन अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस लीडिंग कोशिकाएं, ये सारा पढ़ेंगे। आगे का हम क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं जो अपन ने पढ़ चुके हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिका मतलब रेटेटेस्टिस से पहला, शुक्र वहिकाएं मतलब वासा इफ्रेंसिया, यहाँ वास इफ्रेंसिया लिखा है, ये है वास इफ्रेंसिया। एपिडिडाइमिस, ये है एपिडिडाइमिस, जिसके कार्य हमने बताए संग्रहण करना, पोषण देना, गतिशीलता देना और स्खलन ना होने पर मृत्यु हो जाएगी। शुक्रवाहक मतलब कि वास डिफरेंस देखिए अपन ने होते हैं। आगे क्या है, वृषण की शुक्रजन नलिकाएं वृषण नलिका के माध्यम से शुक्र वहिकाओं में खुलती हैं। ठीक, शुक्र वहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्र वहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण का मतलब एपिडिडाइमिस होता है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है। यह अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमिस शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए, शुक्रवाहक क्या है, अपनी वास डिफरेंस है ना, की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय मतलब कि यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। क्या कर रही है, ये लूप बना रही है। इसमें शुक्राशय में एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी एजिकुलेटरी डक्ट कहे थे, यही वाली एजिकुलेटरी डक्ट भी है, के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण व मूत्र मार्ग में से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। तो अपन ने देखे कि ये जो नलिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है, एक तो भंडारण करना, भंडारण का मतलब संग्रहण करना, और दूसरा स्थानांतरण करना। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर एक पुरुष के पेनिस के माध्यम से गुजरता है, जो बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे अपन ने क्या कह दिए, यूरेथ्रल मिएटस। ये कह दिए यूरेथ्रल मिएटस में खुलता है। ठीक, आगे पेनिस की संरचना है। पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है, यह विशेष प्रकार के उत्कों से बनी होती है जो उत्घर्षण या इरेक्शन में सहायक होते हैं। वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। अंतिम वर्धित भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है। इसमें ढीली त्वचा होती है जिसको फोर स्किन कह देते हैं। क्लियर हो गया। फिर इसकी जो ग्लैंड है, सहायक ग्रंथियां या एसेसरी डक्ट कह दो, उनके बारे में दिया हुआ है। सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय मतलब सेमिनल वेसिकल, एक पुरस्थ मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही काउपर ग्रंथि कह देते हैं, है ना। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय या सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, मतलब कि इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है, ये तीनों ग्लैंड से जो पदार्थ स्रावित हो रहा है उसको इकट्ठा अपन सेमाइनल प्लाज्मा कह देंगे। शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करती है, जो फ्रक्टोज मतलब शर्करा, कैल्शियम तथा प्रकीट में एंजाइम से भरपूर होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव काय में सहायक होता है, स्नेहक या लुब्रिकेशन प्रदान करता है, उसमें सहायक होता है। क्लियर हो गया, यही था।
अब इसको मिटाते हैं और सेमिनिफेरस नलिका की संरचना को समझाते हैं। ये इतना आधा मिटा के समझा दें। ध्यान दीजिएगा, हम जब इसको कट करेंगे तो हमने पूरे एक लोब को कट किया है। किसको कट किया है? टेस्टिकुलर लोब्यूल को, है ना। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के साथ साथ में अपनी सेमिनल वेसिकल भी कट हो जाएगी। ये पूरा है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर 1 से 3 की संख्या में क्या बोले थे, क्या होती है? सेमिनल, नहीं सॉरी, सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 की संख्या में क्या होती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है। तो ये है सेमिनिफेरस नलिका। सेमिनिफेरस नलिका, ठीक। सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका हो जाएगी अपनी सर्टोली कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। और दूसरी हो जाती है नर जर्म कोशिकाएं। क्या हो जाती है? नर जर्म कोशिकाएं। नर जर्म कोशिका, नर जनन कोशिकाएं हो जाएंगे, ठीक। जर्म कोशिकाओं को ही अपन एक और बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह दोगे? स्पर्मेटोगोनिया। नर जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कह दो, इसका काम है स्पर्म का निर्माण करना। स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं ये का निर्माण, जबकि सर्टोली कोशिका का काम होगा उनको क्या देना? पोषण। स्पर्म को पोषण देने का काम होगा उनको, पोषण देना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अंतराकोशिकीय या कह दो इंटरस्टिशियल क्षेत्र है। इंटरस्टिशियल स्पेस होगा ना ये वाला। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कोशिकाएं होती है। देखो जिस तरीके से हमने ये सेमिनिफेरस नलिका में बनाया है, सेम वैसे ही ये सेमिनिफेरस नलिका में भी यही संरचना होगी। और इनके बीच बीच में, मतलब ये सेमिनिफेरस नलिका, ये सेमिनिफेरस नलिका, इन नलिकाओं के बीच में जो स्पेस है वो खाली सा एक स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस कह दिए हमने इसको। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं। इस तरीके से क्या आएंगे? यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं। ब्लड वेसल्स उपस्थित होंगी ना यहाँ ऐसे। साथ में यहाँ कुछ सेल्स भी उपस्थित होती हैं। इन सेल को कह देते हैं लीडिंग सेल। कौन सी सेल उपस्थित होती है? यहाँ बीच बीच में उपस्थित होती हैं लीडिंग सेल। लीडिंग कोशिका उपस्थित होती है। कौन सी कोशिका उपस्थित होती है? लीडिंग सेल, मतलब कि लीडिंग कोशिका है। अब देखिए इंटरस्टिशियल सेल में उपस्थित सेल को इंटरस्टिशियल सेल ही कहेंगे। तो इनका एक और नाम हो जाता है इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल को ही क्या कह देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। जो लीडिंग सेल होती हैं वो नर हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। किसका स्त्रावन करती हैं? नर हार्मोन। नर हार्मोन मतलब एंड्रोजन हार्मोन, है ना, एंड्रोजन। और एंड्रोजन का एग्जाम्पल क्या है? टेस्टोस्टेरोन।
का स्त्रावण होता है इन लीडिंग कोशिकाओं से। ठीक। सर्टोली कोशिका का काम है क्या देना, पोषण देना, और स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो अब जो छूट गया था उसको हम रीड कर दें। बात ऐसी है, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। शुक्रजनक कोशिका का मतलब है सेमिनिफेरस नलिका, दो प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है जिन्हें नर जर्म कोशिका मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को क्या देती हैं, पोषण प्रदान करती है, पोषण देने का काम करेंगी ये। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं, अंतराली अवकाश कहा जाता है। इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं होती हैं। यहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और अंतराली कोशिकाएं मतलब इंटरस्टिशियल सेल, जिनको लीडिंग सेल भी कह सकते हैं। लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं, मतलब संश्लेषण भी यही होगा और स्रावण भी यही होगा टेस्टोस्टेरोन का। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो यहाँ आके अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है एंड अगला टॉपिक चलेगा अपना स्त्री जनन तंत्र। इस तरीके से हमारी सभी क्लासेस चलेंगी और ऑब्जेक्टिव के लिए जो क्लासेस है वो हम अलग से बना देंगे, जिनको एक अलग प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। तो यदि इससे पहले का चैप्टर जो अपन ने पढ़े थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी सारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारी क्लास ट्रू लर्निंग क्लासेस से।